दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन उपागम। ठीक है, आज हम इस टॉपिक में लेंगे खेल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? खेल सिद्धांत क्या है और इसका विकास कैसे होता है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, खेल सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग है वो गणितज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों ने किया था। खेल सिद्धांत का जो विकास है वो किसने किया? गणितज्ञों व अर्थशास्त्रियों ने किया था। ठीक है ना। इस दृष्टिकोण में प्रतिमान निर्माण की कला को विकसित किया जाता है, यानी राजनीति में लागू करने की कोशिश की जाती है। किसको? प्रतिमान निर्माण कला, यानी प्रतिमान निर्माण की कला है उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। इसमें अनेक समानताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक खेल मान लिया जाता है। क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक खेल मान लेते हैं। क्या? खेल। प्रत्येक समानता के आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसको एक खेल जैसा एक प्रतिरूप बना लिया जाता है या खेल मान लिया जाता है। उसके अध्ययन के लिए खेल जैसा प्रतिरूप या नमूना बना करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? खेल के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना। खेल सिद्धांत का महत्व को प्रतिपादित करने वाले जो लेखक थे उनमें से है, एक तो है मार्टिन सुबिक। मार्टिन सुबिक खेल सिद्धांत को जो विकसित करने वाले लेखक हैं ये एक तो मार्टिन सुबिक है और कार्ल डवाइस। इन्होंने खेल सिद्धांत को विकसित किया, किंतु इसका जो व्यापक प्रयोग है वो वान न्यूमैन, किसने? वान न्यूमैन ने किया था। ठीक है ना। किसने? वान न्यूमैन। व्यापक प्रयोग। ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो महत्व है वो जर्मन गणितज्ञ ने भी समझ लिया जिसका नाम लिपनिटिज था। इसके अलावा टॉमस सेलिंग ने इसका अर्थशास्त्र में विकास किया। पूछ ले कि खेल सिद्धांत का विकास अर्थशास्त्र में किसने किया, तो अर्थशास्त्र में इसका विकास टॉमस सेलिंग ने किया। किसने? टॉमस सेलिंग ने किया। ठीक है, टॉमस सेलिंग आ गए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इसमें इसका प्रयोग है वो केपलान, एक तो केपलान, बंस, ओथरली बंस नाम है इसका पूरा, और रिचर्ड क्वांट। इन्होंने इनका प्रयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग, खेल सिद्धांत का प्रयोग किया था। यहां तक बात एकदम क्लियर। अब देखो ये जितने भी लेखक बताए हैं इनका नाम आपको याद रह जाएगा। देखो, इन विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए किसका सहारा लेते हैं? खेल का सहारा लेते हैं। जो जितने भी लेखक बताए हैं उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं किसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं? खेल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः खेल उपागम विश्लेषण का ही एक तरीका है। किस खेल जो उपागम है ये किसका तरीका है? विश्लेषण का। ये एक विश्लेषण का ही तरीका है। जो खेल उपागम है वो एक विश्लेषण का ही एक तरीका, और कई विकल्प होते हैं, उनमें से जो श्रेष्ठ विकल्प होता है उनको चुन लिया जाता है। ठीक है। ये सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि किन परिस्थितियों में कौन सी क्रिया अथवा विकल्प विवेक सम्मत होंगे। ये सिद्धांत उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो एक
विकल्पों की तुलना में अनेक विकल्प या उपयोगिता को देखना चाहते हैं। इस सिद्धांत का ये मानना है कि जिस प्रकार शतरंज में, इसमें कौन से गेम का प्रयोग किया गया, शतरंज का, कि जिस प्रकार शतरंज में जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे की खिलाड़ी आपस में जो प्रतिद्वंदिता है या उसकी एक दूसरे की चालों को समझने का जो प्रयत्न करते हैं और उस चाल को समझ करके अपने प्रतिद्वंदी को हराने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो देश कार्य करते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। ठीक है ना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कई समानताएं हैं। हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है खेल सिद्धांत में समानताएं। ये खेल सिद्धांत की समानताएं देखो, पहली है कि समानता संघर्ष की स्थिति की, किसकी, संघर्ष की, जो संघर्ष की स्थिति की है वो समानता, यानी दोनों पक्ष पूरा का पूरा जो प्रयत्न है वो दोनों ही पक्ष है आपस में संघर्ष करते हैं और जीतने का प्रयास करते हैं। दो पक्ष होते हैं वो जीतने का प्रयास करते हैं। दूसरी समानता है उद्देश्य की, कौन से, उद्देश्य की, कि दोनों ही पक्षों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, संघर्ष। उद्देश्य क्या होता है दोनों का, संघर्ष। जिस प्रकार शतरंज का खिलाड़ी अपने विरोधी को मात देने का प्रयास करता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य अपने दुश्मन के साथ अधिक शक्ति पाने के लिए संघर्ष करना चाहता है और उसमें जीतना चाहता है। ठीक है, यानी हर खिलाड़ी है वो जीतने की कोशिश करता है, कोई हारने की कोशिश नहीं करता। तीसरा जो है समानताएं है वो समानता किसकी है, साधनों की। किसकी है, साधनों की समानता। साधनों से मतलब है कि शतरंज आदि खेलों में खिलाड़ी अपने विरोधी की चालों को एकदम गहनता से अध्ययन करता। जो चाल है उनका, जो विरोधी चाल चलता है शतरंज में, उनका गहनता से अध्ययन करता है और उनकी चाल है उसने बचने के लिए एक दूसरे की काट करते हैं। क्या करते हैं, काट करते हैं। ठीक है, यानी प्यादा उसके नज़दीक आता है तो उसे क्या करते हैं, उसे प्यादे को मार देते हैं। काट करने के लिए अपने जो चालें हैं वो चलते हैं जिससे वह खेल में विजय प्राप्त कर सके। बात समझ में आ रही है ना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यही स्थिति होती है कि प्रत्येक देश अपने विरोधी को संभावित चालों से पूरी तरह समझने का प्रयास और करते हैं और उन्हें विफल बनाने के लिए अपनी ऐसी ऐसी चालें चलना शुरू कर देते हैं उसकी स्थिति सुदृढ़ हो, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके प्रभाव में वृद्धि हो और शत्रु द्वारा उसे हानि पहुंचाने के उद्देश्य के लिए कई प्रकार के जो प्रयास है वो सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, समानताएं हैं। यानी जिस खेल हमने क्या खेल सिद्धांत में किस खेल की चर्चा की है, शतरंज की है। देखो खेल सिद्धांत में शतरंज खेल की है वो इसलिए चर्चा की कि ये खेल है, एक तो युक्ति का खेल है। किसका है, युक्ति का खेल है, दिमाग का खेल है, चाल का खेल है, न कि संयोग का, न कि संयोग का। संयोग का खेल नहीं है, ये युक्ति का खेल है, यानी दिमाग होगा तो ही आएगा इसमें। ऐसे नहीं है कि किस्मत से जीत जाए। इसलिए इस खेल की चर्चा खेल सिद्धांत में की है। ठीक है, एक खेल की बात इस सिद्धांत में स्वयं के नियम और खिलाड़ी की क्रियाएं, रणनीति तथा क्षतिपूर्ति आदि होती हैं। जो खेल है इसमें इस खेल के नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है। ठीक है, खिलाड़ी की क्रियाएं क्या है, इनकी रणनीति क्या है, ये रणनीति के आधार पर किस प्रकार अपनी क्षतिपूर्ति करेगा। ये खेल प्रतिस्पर्धापूर्ण तथा सहकारितापूर्ण दोनों प्रकार से हो सकता है। एक तो प्रतिस्पर्धापूर्ण हो सकता है और एक सहकारिता।
दोनों ही प्रकार का खेल हो सकता है, यानी एक दूसरे का विरोध भी कर सकते हैं और सहयोग भी किया जा सकता है। खेल सिद्धांत में विश्लेषण की इकाई में खिलाड़ी होता है। तो पूछ लिया जाए कि खेल सिद्धांत में विश्लेषण की इकाई क्या है? खिलाड़ी है। खेल सिद्धांत में जो विश्लेषण की इकाई है वो किसे माना है? विश्लेषण की इकाई खिलाड़ी को माना है। खिलाड़ी का अर्थ उससे है जो निर्णय लेता है। किससे है? निर्णय लेता है। खिलाड़ी कौन होता है? जो निर्णय लेता है वही क्या है? खिलाड़ी है। खिलाड़ी दो भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं। खेल के नियम होते हैं, इन नियमों पर ही खिलाड़ी अपने जो है वो कार्य संचालन करते हैं और इन खेल के नियमों पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। नियम है वो नियम के अनुसार ही खेलना पड़ता है। जैसे शतरंज के नियम है कि जैसे मान लीजिए एक घोड़ा है। कौन? घोड़ा है। घोड़ा अपने शतरंज की चाल में 2.5 की चाल चलता है, वो 3 की चाल नहीं चल सकता। उसी प्रकार रानी है यानी वजीर, रानी है वो किसी भी मोरे को मार सकती है कहीं से पर भी। उसी प्रकार एक पैदल सैनिक है वो शुरुआत में 1 या 2 खाने से आगे नहीं जा सकता। तो ये क्या है? ये खेल के नियम है। खेल के नियम निर्णय करते हैं कि एक खिलाड़ी क्या कदम उठाएगा। खेल में हर पात्र इस कोशिश में लगा रहता है कि अपने अधिकतम है वो अधिक से अधिक ज्यादा है वो लाभ को प्राप्त कर सके। ठीक है ना? ये हो गया खेल सिद्धांत का अर्थ कि भाई खेल सिद्धांत में किस खेल का जिक्र किया गया? शतरंज का। शतरंज का क्यों किया गया? क्योंकि ये एक युक्ति का गेम है। युक्ति का मतलब माइंड का गेम है, दिमाग का गेम है। यदि इस गेम के अलावा दूसरे गेम देखो, इस गेम में सबसे मोटी बात तो ये है कि इसमें माइंड होगा तो ही जीतेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार शतरंज के नियम होते हैं उसी प्रकार इसके भी नियम होते हैं। ठीक है, यानी युक्ति का गेम है ये, न कि संयोग का। इसके अलावा खेल सिद्धांत के संप्रत्य, खेल सिद्धांत के संप्रत्य पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? खेल सिद्धांत के संप्रत्य। क्या है? देखो, इस प्रकार खेल सिद्धांत मोटे रूप में 5 संप्रत्यों में है। कितने संप्रत्य होते हैं इसके? खेल सिद्धांत के 5 संप्रत्य होते हैं। प्रथम, रणनीति तय करता है, अर्थात दूसरे पक्ष की चालों को देखकर अपने लिए चतुरता यानी चतुरतापूर्ण चाल का निर्धारण कर लेता। क्या करता है कि दूसरे की चाल को देख करके, यानी मैं खेल रहा हूं और मेरे सामने का जो खिलाड़ी है उसने 2.5 की चाल चली घोड़े को, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये 2.5 की चाल है, वो आगे मेरे किस मोहरे पर जा रही है। ठीक है, पहला संप्रत्य ये हो गया कि अगले की चाल को समझकर चतुरता का वो परिचय देना। दूसरी विरोधी है, उनका होना भी जरूरी है। पहली बात ये हो गई कि दूसरी बात ये है कि इसमें विरोधी भी होना जरूरी है। ये तो है नहीं कि भाई अकेला ही खेल लेगा। ठीक है, यानी अर्थात खेल सिद्धांत में विरोधी का होना अति आवश्यक है। दूसरी बात क्या हो गई कि विरोधी होना भी जरूरी है, विरोधी होना भी आवश्यक है। 2 संप्रत्य। तीसरी बात है कि शक्तिपूर्ति यानी क्षतिपूर्ति का मतलब है नुकसान, यानी नुकसान का होना, अर्थात खेल के अंत का क्या मूल्य होगा, यानी मूल्य यानी किसका नुकसान होगा। मूल्य का मतलब है क्या, किसको क्या चुकाना पड़ेगा। चौथी बात है कि नियमों का होना, यानी खेल सिद्धांत है इसमें नियम होते हैं कुछ अपने, अर्थात खेल के कतिपय आधारभूत नियम होने चाहिए। और 5वां जो संप्रत्य है कि सूचना का होना अति आवश्यक है। खेल में सभी विकल्पों की जानकारी खिलाड़ी के पास होनी चाहिए। अगर वो शतरंज खेल रहा है तो शतरंज की पूर्णतः उसे जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही उसे खेलना चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत लागू करने की एक खेल सिद्धांत की कोशिश थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश है वो दूसरे देश को किसी भी तरह से
यानी अपने वश में करना चाहता है, अपने हराने की कोशिश करता है। जैसे इस्लामिक देश हैं वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, अमेरिका है वो पैसे का सहारा लेता है। तो इस प्रकार से एक देश दूसरे देश को प्रतिद्वंदिता यानी हराने की कोशिश करता है। यही क्या है, खेल सिद्धांत के नियम है। अब लेते हैं खेलों के प्रकार। क्या, खेलों के प्रकार। कितने प्रकार के खेल होते हैं, ठीक है ना। खेल वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीरो सम गेम। कौन सा, जीरो, ZERO, जीरो सम, जीरो सम्स गेम। इसमें कुल खिलाड़ियों की हानियां का अर्थ है कि दूसरे खिलाड़ी का लाभ होता है। यानी इसमें कुल खिलाड़ी की हानि यानी कुल खिलाड़ी की तो हानि हो गई और दूसरे पक्ष का लाभ होता है। किसका, दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनका क्या होता है, लाभ होता है। यानी कुल खिलाड़ियों की हानियों पर दूसरे खिलाड़ियों की लाभ होता है, ठीक है। इसके बाद एक ये तो हो गया पहला गेम, जीरो सम गेम, यानी कुल खिलाड़ियों के हानि पर दूसरे खिलाड़ियों का लाभ। दूसरा है कांस्टेंट सम गेम। कांस्टेंट सम गेम, इसका मतलब है कि जिनमें किसी भी पक्ष का जो लाभ है दूसरे की कीमत से नहीं चुकाया जा सकता। यानी किसी पक्ष का लाभ दूसरे खिलाड़ी की कीमत से नहीं चुकाया जा सकता, कीमत से नहीं चुकाया जा सकता, नहीं चुकाया जा सकता। ये हो गया कांस्टेंट सम गेम, ठीक है। इस प्रकार खेलों को समझने के लिए एक बाजार की कल्पना कर लेते हैं हम। देखो हम क्या करते हैं कि खेल को समझने के लिए एक बाजार की कल्पना करते हैं। हमने एक तो कल्पना की खेल, कौन से खेल की, शतरंज की, ठीक है। अब हम करते हैं क्यों ना एक बाजार की कल्पना करते हैं। क्या करा गुरुजी, देखो जिसमें कुछ सामान एक निश्चित संख्या व कीमत में बिकता है। सबको पता है बाजार में कई सामान होते हैं वो एक निश्चित संख्या और कीमत में ही बिकते हैं। इस बाजार में जो विरोधी को जो लाभ मिलेगा वह स्पष्ट किसी पक्ष की हानि देकर प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। सभी को समान लाभ मिलते हैं। जीरो जो नॉन जीरो सम गेम है, इस प्रकार का खेल उपयोग दोनों प्रकार के खेलों के बीच में घातक होता है। इनमें खेलों के विभिन्न पक्षों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी रह सकती है और सहयोग भी रह सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको खेल सिद्धांत समझ में आ रहा होगा। अब देखो खेल सिद्धांत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कैसे होगा। खेल सिद्धांत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कैसे होगा भाई। खेल सिद्धांत है, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत है वो अध्ययन कैसे किया जाए। देखो खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक खेल का मैदान मानता है। क्या मानता है वो, खेल का मैदान यानी क्रीड़ा स्थल मैदान मानता है, ठीक है ना। जहां राष्ट्र और राज्य अपनी व्यू रचना करते रहते हैं। क्या करते हैं, अपनी व्यू रचना करते हैं। व्यू रचना का मतलब है कि मतलब कुछ न कुछ माइंड चलाते रहते हैं। जिस प्रकार सामाजिक संगठन सहयोग के प्रतीक है
उसी प्रकार सामाजिक संघर्ष भी होते हैं। यानी एक तो सहयोग के साथ साथ क्या होता है, संघर्ष भी होता रहता है राष्ट्रों के बीच में, ठीक है ना। एक और तो सहयोग होता है और दूसरी ओर संघर्ष भी होते रहे। संघर्ष जब अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है तो युद्ध होता है। सबको पता है कि यदि संघर्ष है वो अंतिम सीमा पर पहुंच गया तो क्या होगा, युद्ध होगा। क्या होगा, युद्ध होगा, ठीक है। संघर्ष है वो अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है तो क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। नहीं होगा क्या? तो भाई परंतु मनुष्य की इस सामाजिक प्रवृत्ति की रचनात्मक ढंग से नियमित किया जा सकता है और उनका मुख्य उदाहरण खेल के मैदान, जहां दो स्पष्ट दल होते हैं, जो विरोधी होती है, यानी जो विरोध होते हैं, प्रत्येक दल अपने विजय करना चाहता, अपनी है वो जीत करना चाहता है और दूसरे को हराना चाहता है। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग खेल का एक मॉडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खेल का एक मॉडल बनाते हैं। किसका मॉडल बनाते हैं, खेल का एक मॉडल बनाते हैं भाई, ठीक है ना। देखो अंतर्राष्ट्रीय जो खेल का मॉडल अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पर लागू किया जाता है। इस मॉडल में एक तो शक्ति, क्या शक्ति, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। दूसरा है निर्णय, ठीक है। तीसरा है विवाद। ये मॉडल बनाया जाता है खेल सिद्धांत में। और चौथा है सहयोग। इन प्रकार के मॉडल बनाए जाते हैं, शक्ति, निर्णय, विवाद और सहयोग, ठीक है ना। ये अवधारणा है। इस प्रकार मॉडलों में राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित की पूर्ति प्रतियोगिता करके खिलाड़ी समान समझा जाता है। यानी ये आपस में प्रतियोगिता करते हैं इन मॉडल के आधार पर और एक दूसरे से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अपने हित प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो भी प्रतियोगिता करके। एक निर्णायक बिल्कुल तटस्थ होकर दोनों पक्षों को खिलाता रहता है, ठीक है, और नियमों का पालन करवाता है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्पष्ट नियम होते हैं जिन्हें हम मानव स्वभाव में के प्राकृतिक नियमों की संज्ञा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किसके भांति काम करता है, रेफरी की भांति कौन काम करता है, यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ है वो एक रेफरी की भांति कार्य करता रहता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए आपस में परस्पर खेल की भांति क्रिया करते रहते हैं। खेल सिद्धांत वास्तव में तर्कसंगत व्यवहार को मॉडल पेश करता है। क्या करता है, तर्कसंगत व्यवहार का मॉडल है वो पेश करता है। खेल सिद्धांत प्रश्न उत्तर देने के प्रयत्न करता है। जो खेल सिद्धांत है वो क्वेश्चन आंसर करने का जो प्रयत्न है वो करता है कि किस स्थिति में कौन सी कार्रवाई तर्कसंगत है, कि कौन सी कार्रवाई है वो किस स्थिति में की जाए जिससे वो तर्कसंगत साबित हो। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तर्कसंगत व्यवहार का अर्थ है कि हर राष्ट्र विदेश नीति के क्षेत्र में ऐसा निर्णय ले जिसमें जो है विजय के अधिकतम अवसर प्राप्त हो। क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल हो। देखो एक व्यक्ति है रिचर्ड स्नाइडर, इन्होंने फार्मोसा, क्या नाम दिया, फार्मोसा का बारे में लिखा था। याद रखना, कई बार पूछ लिया कि फार्मोसा क्या है। नाम है रिचर्ड स्नाइडर। कौन, रिचर्ड स्नाइडर। और इसने फार्मोसा के बारे में लिखा था। किसके बारे में, फार्मोसा। रिचर्ड स्नाइडर ने फार्मोसा के बारे में लिखा कि यदि 2 पर्सन जीरो सम गेम, कौन से, 2 पर्सन जीरो सम गेम, जो 2 पर्सन जीरो सम गेम का मॉडल अपनाया जाता है तो राज्य सचिव, कौन सा, राज्य
सचिव अमेरिका का था डलेस, जॉन फास्टर डलेस। डलेस उसकी सुरक्षा के लिए इतना आगे बढ़ जाना चाहिए था कि चीन उन निर्णयों को बदलने के लिए सामर्थ्यवान नहीं रह जाता, ठीक है ना, क्योंकि चीन नॉन जीरो सम गेम दोनों ही करता यानी अमेरिका और चीन दोनों से लाभ उठाने के अवसर बने रहते। यदि अंत में खेल का मूल्य युद्ध रह जाता है तो वह खतरनाक बन जाता है। क्या बन जाता है? खतरनाक बन जाता है। यदि फार्मोसा की व्याख्या कंटेंट सम गेम के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो दोनों समान लाभ प्राप्त होते हैं। यानी इसकी जो परिभाषा है वो किस में? कांस्टेंट सम गेम्स। यदि जो फार्मोसी की परिभाषा है वो कांस्टेंट सम गेम में की जाए तो दोनों का ही लाभ होगा, समान लाभ होगा, ठीक है ना। तो ये खेल सिद्धांत के जो रिचर्ड स्नाइडर द्वारा दिया गया नियम था वो मैंने बताया। अब खेल सिद्धांत है उनके थोड़े से परफॉर्मे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम एक बार खेलों के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है ना। वो खेल सिद्धांत को तो वैसे तो समझ गए हम, ठीक है। तो अवधारणाएं जैसे स्ट्रेटजी का तात्पर्य कौशलपूर्ण योजना है, चालों को ध्यान में रखना, ये बातें सारी की सारी हमने सीख लिया। अब देख लेते हैं खेल सिद्धांत के जो प्रकार है उनके बारे में देखें। देखो, द्विव्यक्ति शून्य खेल। पहला गेम है द्विव्यक्ति शून्य गेम। कौन सा? शून्य योग गेम नंबर 1। दूसरा है एन व्यक्ति, एन छोटा आएगा भाई यहाँ पे, एन व्यक्ति शून्य योग गेम। तीसरा है नॉन जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम। चौथा है चिकन गेम, चिकन गेम। पांचवा है मिक्स्ड मोटिव गेम, मिक्स्ड मोटिव गेम, मोटिव गेम। इसके अलावा आएगा सेडल प्लाइंट संकल्पना। 6 नंबर का है सेडल प्लाइंट की संकल्पना। ये गेमों के प्रकार है, ठीक है ना। ये क्या है? गेमों के प्रकार हैं। तो ये प्रकार आप ध्यान में रखने, ठीक है, तो इनको ध्यान में रख लेना। अब इन भाई खेल सिद्धांत से एक व्यक्ति का मानना है कि एक समस्या पैदा होती है। भाई एक दूसरा सिद्धांत पैदा हो जाता है खेल सिद्धांत के बाद में, सौदेबाजी का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सौदेबाजी का सिद्धांत। ओके सांगा गुरुजी, सौदेबाजी का सिद्धांत। सौदेबाजी का सिद्धांत क्या भाई? खेल सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए सौदेबाजी का सिद्धांत है वो आया। और इस सिद्धांत का जो प्रयोग किया था थॉमस सेलिंग ने। किसने? सेलिंग ने। सह से सेलिंग और सह से सौदेबाजी। यानी इस सिद्धांत का जो है वो प्रयोग ही खेल सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए हुआ था, ठीक है ना। यानी इसमें किसी की वार्ता में निपुणता अधिकता सौदेबाजी की स्थिति में होती है। जो वार्ता है वो में जो निपुणता, किसमें? वार्ता में निपुणता, वार्ता में निपुणता, वार्ता में जो निपुणता है वो किस में होती है? सौदेबाजी में होती है। किस में होती है? सौदेबाजी। सौदेबाजी उपागम के पीछे धारणा ये है कि समझौता वार्ता करते हुए राजनीति अपने अधिक से अधिक क्या करते हैं? मांगे रखनी चाहिए और अपने विरोधी से जितने लाभ संभव हो सके उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी
चाहिए। तो ये सौदेबाजी का सिद्धांत है, खेल सिद्धांत आपका पूरा हो गया है और मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और ये जो आज का जो खेल सिद्धांत का जो टॉपिक था मैंने BL फड़िया से उठाया है और BL फड़िया में जो RAS की बुक है उसी में से मैंने पढ़ाया। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।